देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत में पूना घोषणा क्या था, तो 1932 में आता है सांप्रदायिक पंचायत, जिसको पूना घोषणा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये संधि समानता आप देखोगे तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में होती है, ठीक है। क्या थी, तो 16 अगस्त। तारीख याद रखेंगे, आप लोग बोलते रहिए, ठीक है, चाची चीजें याद है। कब होती है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा? 16 सोलह अगस्त। अगस्त 1932 क्या बताएंगे, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय राजे मैकडोनाल्ड ने एक विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक मतलब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों के हिंदू वर्ग से अलग करके अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसे पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात कही गई। दलितों को पृथक निर्वाचन के क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने, ठीक है, सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर मतलब क्या हो गया, बैठ गए। मतलब गांधी जी को लगने लगा सब दलित समुदाय जो है हिंदू से मतलब बाहर चले जाएंगे, लेकिन बहुत ही गलत चीजें थी, इसलिए गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। घोषणा की बात करें, 16 सितंबर 1932 को घोषणा हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एमसी राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी आदि ने प्रयासों से, ठीक है, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर के बीच में तो एक समझौता होता है, ठीक है। 25 सितंबर भी कहीं कहीं पे मिलेगा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस समय गांधी जी किस जेल में थे, तो क्या बताएंगे, तो पुणे के यरवदा जेल में थे। यार किस जेल बता। में थे? यार बता पुणे जेल। के यरवदा जेल में थे, ध्यान ध्यान रखें। यहीं पे समझौता होती है गांधी जी और मतलब किसके बीच में, अम्बेडकर के बीच में शांति समझौता होती है। मुख्यतः जो प्रमुख भूमिका जो निभाई थी, उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी के बिहाफ पे इन्होंने ही मतलब साइन भी किया था। इस समझौते के तहत, ठीक है, इस समझौते के दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया, जिसकी घोषणा रामजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। तथा प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए स्थान को सुरक्षित कर दिया गया। पहले स्थान कितने थे, 71 थे, उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 147 कर दी गई। एक सौ कितनी कर दी सैतालीस गई? 147। 71 से बढ़कर कितनी संख्या बढ़ाकर कर दी गई, इंपॉर्टेंट है, पूछता ये डाटा। 71 से बढ़ाकर कितनी की गई, बोलिए आप लोग। 100 एक 147। सौ सैंतालीस के साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या को, केंद्रीय विधानमंडल में जो सीटें जो इनके लिए सुरक्षित थी, वहां पे बढ़ा दी गई। कितनी प्रतिशत से बढ़ाई, 18% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। 18%। तो ध्यान में रखिएगा, विधानमंडल में प्रांतीय विधानमंडल दलितों के लिए टोटल सीट जो 71 से बढ़ाकर सुरक्षित कर दी गई, 147 सीटें कर दी गई। और जो कि केंद्रीय विधानमंडल लोकसभा जैसा सपोज दैट समझ लीजिए, तो वहां पे सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 18% बढ़ा दी गई। पहले से जितना सीट था उसमें 18% की वृद्धि। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है। संस्थापक में बात करें, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं अन्य सदस्य में मीनू मसानी, ठीक है, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया शामिल थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जी के योगदान से लिखे अन्य सदस्य में मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया शामिल थे, ठीक है। मीनू मसानी, ठीक है, पहली विपक्ष की लोकसभा विपक्ष की नेता थी, जो कि मतलब लोक लेखा समिति की भी अध्यक्ष बनी थी 1966 में। इसी समय से ये परंपरा भी बाद में शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रांतीय चुनाव होता है, देश में पहला बार प्रांतीय चुनाव होता है 1937 में होता है। 1936 के प्रारंभ में लखनऊ तथा इसी वर्ष के अंतिम महीने में फैजपुर में मतलब कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 1936 में और 1937 में, ओके ठीक है। ठीक। 1936 में, ओके 1937 में जवाहरलाल किसने नेहरू। किया था? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। फैजपुर वाला जो था गांव में हुआ था, फैजपुर वाला कहाँ पे हुआ था, तो गांव में हुआ था, इसको ध्यान में गाँव। रखेंगे। जिसमें कांग्रेस ने सभी गुटों के चुनाव में भाग लेने पर अपनी सहमति दे दी, ठीक है। जो कि पहले से कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्वराजी का डिमांड यही था, कांग्रेस मतलब चुनाव में भाग लेके, ठीक है, विधानमंडल वगैरह में जाके मतलब क्या करे, सरकार का विरोध करे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन फाइनली गांधी जी का अभी भी मन नहीं था, लेकिन फाइनली जाके उन्होंने बोला था ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। कहाँ कहाँ पे 5 प्रांत में उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया था? मद्रास में मिल गया, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का संयुक्त जो प्रांत क्षेत्र में था वहां पे, मिल गया। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को मतलब क्या मिले, तो संपूर्ण बहुमत मिल गया। मतलब पूरी तरीके से बहुमत कहाँ कहाँ मिल गया? मद्रास, संयुक्त मद्रास में, प्रांत, संयुक्त प्रांत में, प्रांत, मध्य प्रांत बिहार, में, उड़ीसा। ओडिशा में और बिहार में मिले, ठीक है। कांग्रेस ने 1937 में, ठीक है, बाकी कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 5 प्रांतों में तो मतलब क्या मिला, इनका बहुमत मिल गया था। लेकिन छठा प्रांत बंबई में भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली, ठीक है, ध्यान रखें। मद्रास में बनाई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में तो बहुमत मिला था, तो इन्होंने अपनी सरकार तो बनाई। लेकिन बंबई में भी इन्होंने मतलब क्या की, अपनी सरकारें बना ली, ठीक है। तो 6 प्रांत में सरकार बनी। पंजाब में बात करेंगे ना, मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी का मतलब मिलकर सरकार बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियन पार्टी की सरकार बनती है, संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया गया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में किसकी बंगाल में किसकी सरकार बनी? कृषक प्रजा पार्टी। अब मुस्लिम लीग की सरकार बनी। पंजाब में किसकी बनी? तब यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार। मुस्लिम लीग 2 जगह गठबंधन में सरकार बनाने में कामयाब रहा। कहां कहां पे? तो पंजाब और कहां पे?
पंजाब और बंगाल में, ठीक है, पंजाब बंगाल में। पंजाब में जो सरकार बनाई थी गठबंधन की सरकार बनाई यूनियन पार्टी के साथ मिलकर, और कृषक प्रजा पार्टी के साथ के मिलकर पंजाब कहाँ पे बनाई थी सरकार, कृषक प्रजा बंगाल पार्टी के में। साथ मिलकर बंगाल में, ठीक है। बंगाल में। और कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पे सरकार बनाई, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पे सरकार बनाई, क्या बताएंगे। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार। बिल्कुल, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास में, बिहार में, ओडिशा में, 5 जगह पे बहुमत मिला था। छठा जगह कहाँ पे सरकार बना जहां पे इसे बहुमत नहीं मिला था, मुंबई में, ठीक है। आगे चल के 75 प्रांत, आगे चलकर 75 प्रांत में असम में भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन किया गया। आगे चलकर 75 प्रांत और असम में भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठन किया गया, ठीक है। इस तरह कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बना ली, 8 प्रांतों में चुनाव बना ली, ठीक है। 6 में पहले और आगे चल के 75 प्रांत और असम में भी इसने सरकार बना ली। 11 में से 8 में कांग्रेस की सरकार हो गई, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय के स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में, ठीक है, 1939 में शासन के 28 महीने के बाद, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। ये भी पूछा जाता है कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने महीनों तक चली, कितने महीनों तक चली थी, क्या बताएंगे, कितने महीनों तक चली, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, कितने महीने तक चली, ध्यान में 28 महीने तक सरकार चली। 28 महीने के बाद सरकार ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का रीजन क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखोगे तो बिना बिना परमिशन के, बिना कांग्रेस के परमिशन से क्या हुआ, भारतीयों को शामिल किया। गांधी जी ने यहाँ पे नारा दिया था, न तो एक पाई न तो एक भाई, 1 रुपया भी नहीं देंगे और किसी भी लोग को भी नहीं देंगे, ठीक है, एक भाई को भी नहीं देंगे, नारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे वायसराय कौन था, लिनलिथगो, वायसराय कौन था, लिनलिथगो, ठीक है। भारतीयों को बिना परमिशन से युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने विरोध किया और त्याग पत्र दिया, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के पश्चात भीमराव अंबेडकर तथा मुस्लिम लीग ने, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। तो मुक्ति दिवस किसने बनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया, जिनमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे मुक्ति दिवस मनाने में, ठीक है। साथ में कौन थे, तो मतलब 1939 में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के पश्चात मुक्ति दिवस मनाया गया, किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब आता है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्या होता है, तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा आयोजित किया जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। इसके पास फिर त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में छोटा सा जगह है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के कहाँ पे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में के अंदर ही त्रिपुरी पड़ता है, ठीक है। इसके 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को समर्थक उम्मीदवार, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार 27 सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे, ठीक है। इस चुनाव के बाद अध्यक्ष को अपनी कार्यकारी समिति में सदस्यों को नियुक्त करने के लिए गांधी जी द्वारा सुझाव लेना था, किंतु गांधी जी ने सुझाव देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने 27 सीतारमैया की हार को अपनी हार बता दी, ठीक है। अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पश्चात राजेंद्र बाबू को मतलब अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ऑफर किसे किया गया, नेहरू जी को ऑफर किया गया था, लेकिन नेहरू जी ऑलरेडी मतलब, ठीक है 36-37 में रह चुके थे लखनऊ और फैजपुर में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो बाद में जाके राजेंद्र बाबू को इसके अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने के पश्चात, ठीक है, मई 1939 में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी का स्थापना किया था। मैंने कहीं पे पढ़ा था इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शायद कांग्रेस पद से, हाँ कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा था, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बंगाल में अभी भी ये कांग्रेस पार्टी के चीफ थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब हम तुम्हारे सोच से क्या है आगे, तुम अभी भी मतलब पीछे पीछे सोच में शामिल हो, बट आई एम फॉरवर्ड टू यू, ठीक है। उन्होंने मतलब क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब क्या किया, स्थापना किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे देशी रियासत में जनता के द्वारा संघर्ष किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन ने देशी रियासतों की जनता पे काफी प्रभाव छोड़ा। रियासतों की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों एवं लोकप्रिय सरकारों की मांगों के लेकर आंदोलन करने लगी, और कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के समन्वय में अपनी नीति घोषित की, ठीक है। क्या कहा कांग्रेस ने इस अधिवेशन में, इस प्रस्ताव पारित कर रियासतों के रजाओं से उत्तरदायी सरकार गठन करने की मांग की तथा रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। मतलब रियासत की जो जनता, जो देशी रियासत की जनता थे, अब वो अभी मतलब क्या हो सकते हैं, कांग्रेस के मतलब सदस्य बन सकते थे, ठीक है। साथ में देशी रियासतों के कहा सपने हैं, आप क्या करो, तो एक उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या करो, गठन करो, ठीक है। इतना फैक्ट को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। विभिन्न रियासतों में उत्पन्न राजनीतिक गतिविधियों के सामंजस्य बैठाने होती
1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा ऑल इंडिया पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, तो क्या बताएंगे 1927 में की गई। ठीक है, रीजन क्या था, विभिन्न रियासतों में उत्पन्न राजनीतिक गतिविधि को सामंजस्य को बिठाने के लिए आप देखोगे तो 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन जिसको त्रिपुरी 39। संकट के नाम से भी जानते उन्नीस हैं, सौ उनचालीस में। 1939 में अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस के नाम पर आंदोलन की अनुमति दी। यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासत की जनता को कांग्रेस के नाम पर आंदोलन की अनुमति दे देती है। 1949 में स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना, जो ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन अब खुले रूप से एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ गए। ठीक है, तो आप देखोगे तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना 1927 में होती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 1939 में मतलब स्टेट पीपुल्स कांग्रेस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना। स्टेट पीपुल्स कांग्रेस ने जिनकी स्थापना का सॉरी कॉन्फ्रेंस ने जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और यहाँ पे आप देखोगे देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन सीधे रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ गए। मतलब देशी रियासत की जनता थे वो भी कांग्रेस के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, पहले उनको अनुमति नहीं थी। उसके बाद देखोगे अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। कांग्रेस ने जैसे कि से लिनलिथगो ने बोला से देखिए इसे मतलब जो जर्मनी क्या है से बहुत अधिक मतलब क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, जर्मनी जो है से बहुत अधिक मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्रम में क्या होता है, एक मतलब ललितको जो था इनके पास प्रस्ताव रहता है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, अब वायसराय की कार्यकारिणी डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे, और मतलब क्या करो सब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करो भारत को सपोर्ट करो। क्योंकि भारत बोलता है देखिए एक गुलाम राष्ट्र, ठीक है, एक गुलाम राष्ट्र कैसे युद्ध में शामिल हो सकता है, हम तभी आपका सपोर्ट कर सकते हैं दबाव आप हमें आजादी दे दे। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में बहुत लोग चाहते थे जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन को मतलब क्या करेगा शुरू कर देगा, ताकि ब्रिटिश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ रहे और भारत में भी वो आंदोलन को सही तरीके से झेल ना पाए। ऐसे करने से भारत को बहुत जल्दी आजादी दिलाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है कांग्रेस के इस प्रस्ताव से, ठीक है, जब क्या गांधी जी तैयार नहीं होते, जो कि ये प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया था, तो आप ध्यान में रखोगे सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने इस प्रस्ताव के बारे में बातें कही थी। ठीक है, गांधी जी ने कहा से नहीं ये मतलब नैतिक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि शत्रु अगर मतलब युद्ध में अगर फंसा हुआ है तो वैसे क्रम में उनपे, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा आंदोलन चलाना या फिर उनके खिलाफ मतलब मोर्चा खोलना सही नहीं होगा। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, अगस्त प्रस्ताव से पहले जो प्रस्ताव लिखित के द्वारा जो दिया गया उनको स्वीकार कर दिया से नहीं हम आपको इस युद्ध में किसी भी प्रकार का मतलब सैन्य सहायता नहीं दे सकते। ठीक है, और गांधी जी ने नारा दिया न तो एक पाई न तो एक भाई। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत होता है लिनलिथगो के द्वारा। इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा की दी गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह के मतलब ठुकरा दिया था, क्योंकि रीजन क्या था भारत जो था डोमिनियन स्टेटस की मांग 1928 से पहले कर रहा था। 1929 में भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, अब जाके डोमिनियन स्टेटस की बात जो थी बहुत पुरानी हो गई थी। साथ में बोला वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या वृद्धि की जाएगी, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने आदि की बात कही गई। लेकिन कांग्रेस ने इन सारे प्रस्ताव को मतलब क्या किया, ठुकरा दिया। ठीक है, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बात को मतलब ठुकरा दी, क्योंकि भारत अब क्या, कांग्रेस अब क्या बात कर रही थी, तो पूर्ण स्वराज की बात की टोटल इंडिपेंडेंस क्या मांग रही थी, टोटल इंडिपेंडेंस। जबकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या अधिराज्य होता है, मतलब सैनिक पावर की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, मीडिया क्या बोलते हैं उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, विदेशों से संधि की बात करेंगे, सबके सब ब्रिटिश के पास रहेगा, केवल हम अपना स्टेट में केवल राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में डोमिनेंट स्टेटस की जो डिमांड जो थी ये 1928 से पहले कांग्रेस की मांग थी। आपने नेहरू रिपोर्ट देखा होगा, उसमें भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कही गई थी। लेकिन 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है तो कांग्रेस ने वहां पर अपने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को प्रतिपादित किया था। ये जाके इतने साल के बाद 1940 में डोमिनेंट स्टेटस देने की बात बेवकूफी थी। ठीक है, कांग्रेस ने इसे आगे चलकर 1942 में जो आएगा क्रिप्स मिशन जो आएगा उसमें भी डोमिनेंट स्टेटस की बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब एक ऐसा चेक जिसका मतलब तारीख मतलब क्या हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए। ठीक है, अक्टूबर 1940 में, ठीक है, गांधी जी ने पनवार महाराष्ट्र में चुने हुए व्यक्तियों के साथ लेकर समिति पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की रीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना था। ठीक है, नैतिक विरोध मतलब विरोध कैसा, वो भी नैतिक, उग्र नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता था, इस सत्याग्रही में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे नहीं दिया हुआ है,
ब्रह्मदत्त बने थे। कौन बने थे? ब्रह्मदत्त बने थे, तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। आप बोलेंगे इसमें क्या होता था? तो सबसे पहले क्या होता था, लोगों का कुछ समूह, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-10 लोग मतलब इकट्ठा होते थे, प्लान करते थे कांग्रेस को किस नीति पर कहाँ पे जाके उनका विरोध करना है। और इसके लिए जो वहाँ के लोकल, जो वहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, जो भी एसपी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए, कलेक्टर हो जाए, जिसको उनको पहले सूचना दे देते थे से हम इस जगह पे, ठीक है, इतने बजे जाके कांग्रेस के इस नीति का विरोध करेंगे, ठीक है। पहले से एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता था। कांग्रेस के लोग जाते थे, जो कि चुने होते थे, सिर्फ बॉम्बे से कौन रहेगा, कलकत्ता से कौन रहेगा, मतलब हर शहर से चुना हुआ होता था। जाते थे, अपनी नीति का मतलब बात वहां पे रखते थे, कांग्रेस की जो नीति थी उनको वहां पे सभी के सामने रखते थे, ब्रिटिश नीति का निंदा करते थे, ठीक है, एक तरह का नैतिक विद्रोह था। गिरफ्तारी भी देते थे, भागते नहीं थे, गिरफ्तारी भी देते थे, भाषण देते थे, भाषण देने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से पर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत के तौर पे मतलब चलाया गया, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे बड़ा, क्योंकि देश में क्या था, लंबा चौड़ा उस समय क्या हो रहा, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका था। गांधी जी फुल फ्लेज आंदोलन चलाने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी इसके नैतिक नियमों के खिलाफ मानते थे। नहीं तो सभी लोगों का विचार था, जिस तरह से असहयोग को शुरू किया गया था, सबनी अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, उसी तरह से फुल फ्लेज आंदोलन को शुरू किया जाए, लेकिन गांधी जी इसके विचार में नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने बोला से चलो फुल फ्लेज तो नहीं, क्योंकि शत्रु अभी युद्ध में लगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मतलब सत्याग्रह चलाया जा सकता है। और सभी लोगों को गांधी जी के द्वारा चुना गया था। ऐसे पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे जो थे, इन्होंने पनवार आश्रम से मतलब इसका शुरू किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक है, पनवार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह, भूदान आंदोलन में भी आएंगे, दोनों अलग अलग चीजें। कुछ लोग भूदान आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह को मिक्स कर देते हैं, बट आर डिफरेंट। भूदान आंदोलन आजादी के बाद चलेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आजादी से पहले है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब होती है इसी के समय देखेंगे भूदान पाकिस्तान। आता है सर 18 अप्रैल 1951 में ना, आंध्र प्रदेश हाँ, के। 1951 में, ठीक है, 1951 में आंध्र प्रदेश के कौन सा जगह, पोचमपल्ली से, कौन सा, पोचमपल्ली हाँ, से। अभी ये शहर शायद तेलंगाना में शायद पड़ता है पोचमपल्ली, ठीक है, उसको आदर्श गांव भी पोचमपल्ली घोषित से किया गया है, ठीक है। वहां पे एक पहले जमींदार होंगे, जमींदार का नाम क्या है, क्या नाम है उनका, रामचंद्र रेड्डी रेड्डी। साहब। क्या नाम है रामचंद्र पूरा? रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र सबसे रेड्डी पहले, सबसे पहले वही भूमिदान वही जमीन किए दान थे। देते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग इतने तेज थे, ऐसा ऐसा जमीन दान दिया जिसमें मतलब फसल ही नहीं उगता था, ठीक है। इसलिए भूदान आंदोलन क्या होगा, फ्लॉप हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, पाकिस्तान की मांग। 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र का विचार रखा, जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गधा चौधरी रहमत अली थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले नाउ एंड नेवर पैम्पलेट बांटा था, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट बांटा था, ठीक है, पूरे ब्रिटेन में, ठीक है, जिसमें से मतलब पाकिस्तान को किस किस राज्यों को मिलाकर बनाया जाए, जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर एक नया देश बनाना चाहिए, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो पहले मतलब क्या था, काफी इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना इन्होंने ही साथ दिया था ना, अब हमारे दिल में है, किसका था, मोहम्मद इकबाल का ही था ना, वो वो तो किसका था? सर राम प्रसाद बिस्मिल का था, वो तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। उन्होंने सर हमारे पास हिंदुस्तान हमारा वाला था, जो सारे भी हो, जहां में। मोहम्मद इकबाल जो थे तो पहले राष्ट्रवादी थे, ठीक है, क्या थे, राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस में शामिल होकर ने पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान का डिमांड, मुस्लिम लीग में जब शामिल होते हैं ना, तो ये पाकिस्तान का मांग जोरों शोरों से करने लगते हैं, लेकिन पहले ये राष्ट्रवादी थे, ठीक है। इन्होंने कुछ तो दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ, मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हाँ, ठीक है। यही दिए थे तो सर। पहले ये, हाँ, पहले हिंदुस्तान की बात करते थे, जिसमें मुस्लिम हिंदू एकता की बात करते थे, लेकिन बाद में पृथक राज्य का विचार भी इन्होंने मोहम्मद इकबाल ही ने दिया था। तो मैन हु इज नेशनलिस्ट चेंज इनटू, क्या बोल सकते हैं, डिवाइडर कह सकते हैं, ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, ये पाकिस्तान का विचारक था, पाकिस्तान शब्द इसने ही दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान में ये जाता है तो इसको लात मार के धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बाद में इसकी मृत्यु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हो जाती है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पत्र लिखा पाकिस्तान को कि भाई साहब, आपका देश का नाम देने वाला, आपके देश के निर्माता में से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, इनके जो कब्र को बनाने वगैरह में, इनका अंतिम इसमें संस्कार करने में इतना पैसा खर्च हुआ, दे दो। पाकिस्तान सरकार पैसा भी नहीं देती है, ठीक है, पहचानने से भी इनकार कर देती है, तो ऐसी 33 स्थिति। में सर ये सब पहली बार हम्म, शब्द का प्रयोग किए थे, चौधरी रहमत अली। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, 33 में नाउ एंड नेवर पैम्पलेट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चौधरी रहमत अली से संबंधित है नाउ एंड नेवर पैम्पलेट। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में, मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन जिन्ना ने द्विरा टू नेशन थ्योरी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। साथ ही पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया। जिन्ना का स्टेटमेंट था, पाकिस्तान के दो लोगों ने बनाया है, मैंने और मेरे टाइपराइटर ने। पाकिस्तान को किसने बनाया है? तो मैंने और मेरे टाइपराइटर ने, ठीक है, पाकिस्तान को बनाया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे
क्रिप्स मिशन। अब आती है 1942 का समय आता है, भारत में क्रिप्स मिशन आता है। द्वितीय विश्व में जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगी, तब युद्ध में भारतीयों की सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, मार्च 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टेट फोर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा। इसमें निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। ये क्रिप्स मिशन जब भारत आता है, इनसे बात कौन करता है? क्रिप्स मिशन से बात कौन करता है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो थे क्रिप्स मिशन से, ठीक है, मोल जोल करने के लिए आजाद साहब को चुना गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसे? कलाम साहब को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनेंट नेशन का दर्जा दिया जाएगा, एक संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रस्ताव में गुंजाइश रखी गई थी कि इस प्रस्ताव में गुंजाइश रखी गई थी, यदि किसी प्रांत को, ठीक है, इस प्रस्ताव में गुंजाइश रखी गई थी, यदि किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार्य नहीं होता तो वह अपने लिए एक नया संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से समझौता कर सकेगा। ठीक है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, टू नेशन थ्योरी की स्वीकार डायरेक्ट रूप से नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, तो दोनों ने प्रस्ताव को मतलब क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन का गांधी जी ने पोस्ट डेटेड से किया, चेक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि डोमिनेंट इंटरेस्ट की मांग भारत जो था 1928 से पहले कर रहा था। ठीक है, जबकि 1929 में हमने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया था। अभी जाके यहाँ पे मतलब यहाँ पे डोमिनेंट इंटरेस्ट की बात कही जा रही थी। आप चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन फुल फ्लेज के साथ शुरू होता है। एक क्रिप्स मिशन की सफलता का और भारतीय, ठीक है, जनमानस की मन स्थिति को झकझोरने लगा, झकझोरने लगा। गांधी जी ने भी देखा से मतलब इस तरीके से चीजें हाथ से निकल रही है, तो गांधी जी ने बोला से गुलामी और मतलब गुलामी और दास्ता के बीच में अगर गुलामी मतलब दास्ता और मतलब हिंसा के बीच में अगर मुझे कुछ चुनना पड़े तो मैं हिंसा को ही चुनूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा गांधी जी का थोड़ा राह पहले के कंपेरिजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा भी होती है। ठीक है, और गांधी जी हिंसा के समर्थक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा दास्ता और मतलब दास्ता और अगर हिंसा में अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मतलब किसी की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे 1942 में होगा, उसके बाद 1947 तक किसी भी तरह का कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1948 में जाके कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, जो कि जयपुर में होता है। इस अधिवेशन में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया। ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था, लेकिन इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो नेहरू जी ने इसका प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसे प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया था। समर्थन किसने दिया था? पटेल साहब ने इन पर समर्थन दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? बताइए एक बार। तो गांधी जी ने प्रस्ताव को मतलब क्या किया? तो तैयार किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, इसे प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसमें अपना समर्थन किसे दिया? तो समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका समर्थन दिया। ठीक है, और इसी में आप देखोगे तो इसी के समय, ठीक है, इस मोमेंट के समय गांधी जी ने मतलब डू और डाई, ठीक है, करो या मरो का नारा भी देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलता है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, दिन बदलने से पहले। ठीक है, करो या मरो का नारा को लिखे कौन थे? करो यार मरो का नारा को लिखे थे, इनका नाम था क्या? क्या नाम? यूसुफ कुछ करके यूसुफ मेहर अली। ठीक है, क्या नाम है? मेहर अली। नहीं, यूसुफ मेहरा अली ने, ठीक है, भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, मेहर अली ने किसने दिया था? भारत छोड़ो का भी नारा यूसुफ मेहर अली का ही था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली का, ठीक है, भारत छोड़ो का भी नारा है। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का भी नारा भी यूसुफ मेहर अली का ही है। करो और मरो का भी शायद इन्हीं ने दिया था क्या? यूसुफ मेहर अली का ही नारा है। ठीक है, ये सब करो और मरो तो सर महात्मा गांधी का था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली का है। ठीक है, 9 अगस्त का, हाँ, साइमन कमीशन गो बैक का भी नारा यूसुफ मेहर अली। ठीक है, देखेंगे आगे क्या था। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया, जहां जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया आदि को गिरफ्तार के अहमदनगर जेल में रखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू को, गोविंद वल्लभ पंत को, जेबी कृपलानी को, पट्टाभी सीतारामैया, इन सारे लोगों को अहमदनगर के जेल में रखा गया। जीरो आवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात के 12 बजे तक जितने भी प्रमुख नेता थे सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसीलिए इसको लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेतृत्वहीन क्रांति। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक नेतृत्वहीन क्रांति थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरू तो किया था, लेकिन वह जेल में थे। ठीक है, इनको कहाँ रखा गया? तो इनको रखा गया आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में ये भी थे, इनकी
वाइफ भी थी, सरोजिनी नायडू भी थी, महात्मा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट भी थी। कस्तूरबा गांधी का मृत्यु जो था आगा खान पैलेस में ही हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना में तथा जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग के जेल में रखा गया, ठीक है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी दिवाली के दिन में जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद राष्ट्र का गठन किया। अब भूमिगत तरह के आंदोलन चलाते थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी दिवाली के दिन को चुना था, ठीक है, और जेल को मतलब फांद के मतलब पार करके भाग जाते हैं जेल से, ठीक है। और यहाँ पे उनका मतलब जेल को पार करने में मदद किए थे एक राइटर का नाम है, क्या नाम है उनका राइटर का? योगेंद्र एक लेखक है क्या? योगेंद्र के साथ में भागे थे। योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे, बिल्कुल, लेकिन एक लेखक ने भी इनका मदद किया था, ठीक है। राम वृक्ष दिनकर राम, हाँ, रामवरीश बेनीपुरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रामवरीश बेनीपुरी, रामवरीश बेनीपुरी ने, ठीक है, हाँ, रामवरीश बेनीपुरी ने मदद किया था, ठीक है। इन्होंने मतलब धोती वगैरह का वो बना के, ठीक है, जेल में कितना फीट, 18 फीट था शायद, 18 फीट जेल को इन्होंने मतलब पार कर लिया था। आप चलेंगे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया रेडियो पे नियंत्रित रूप से बोलते थे, गुप्त रेडियो का संचालक। अन्य नेता का नाम बीएस खाकर, उषा मेहता का नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, चंद्रकांत झावेरी वगैरह, ये सारे के सारे गुप्त रेडियो चलाते थे, ठीक है। ये आजाद दस्ता के गठन किया था, कि कहाँ पे, क्या नेपाल में किया था, कहाँ पे किए थे, नेपाल में। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी, तो इनको मतलब क्या बोलते हैं, अरुणा आसफ अली को क्या बोला जाता है, कुछ बोलते हैं ना? ओल्ड लेडी। हाँ, ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। और भारतीय क्रांति का नहीं, वो तो इनको नहीं कहते, सॉरी। भारत छोड़ो आंदोलन का देश के कामा हो कुछ, जाएंगे, क्या? मैडम दिखा जी कामा हो जाएंगे क्रांति का जवाब। हाँ, वो तो माता तो उनको कहते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार बनी। चीतू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पे सरकार बनी, समानांतर सरकार? बलिया में बनी। बलिया में बनी। समानांतर सरकार क्या होता है, तो समानांतर, मान लीजिए देश में कोई सरकार बना रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी भारत सरकार चलता है, सारे देश पे लागू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, किस हिस्सा पे अपना प्रतिनिधित्व जमा कर लेंगे, बोलेंगे भारत सरकार का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, यहाँ पे मेरा सरकार चलेगी, हम यहाँ पे करेंसी तय करेंगे, हम यहाँ पे कीमत को कंट्रोल करेंगे, सब कुछ करेंगे अपने हिसाब से। तो वैसे समानांतर मतलब देश के हिस्सा से बलिया को थोड़ा समय के लिए अलग करके समानांतर सरकार बनाया गया, ठीक है। मिदनापुर जिले में तामलुक नामक, ठीक है, तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार बना, जो कि राष्ट्रीय सरकार थी, ठीक है, स्थापना की गई 1942 में। तामलुक में जातीय सरकार, ये सबसे लंबे समय तक चली थी। तामलुक में जातीय सरकार पे बड़े पैमाने पे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, राहत कार्य किए, स्कूलों का अनुदान तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया, ठीक है। सतारा में, सॉरी, सतारा वाला लंबे समय तक चला। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे 1945 तक चली थी, ठीक है। यशवंत राव चौहान तथा नाना पाटिल मुख्यमंत्री। यशवंत राव चौहान तो आई थिंक बाद में जाकर बॉम्बे के भी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो सतारा की समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया, यशवंत राव चौहान, नाना पाटिल, ठीक है। तामलुक में किसने किया, तामलुक में समानांतर सरकार किसने बनाई, तामलुक में किसने बनाया था, उनका नाम नहीं दिया क्या? कोई चीतर सिंह करके थे क्या से? चीतू पांडे तो बलिया में थे, चीतू पांडे बलिया में थे। तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार का गठन किया गया। इनका नाम नहीं दे रहा है, उनका प्रमुख नेता मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ठीक है, सतारा वाला जो लंबे समय तक चला था, इसके नेता यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल थे, ठीक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, हिंदू महासभा में ने किया। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अमेरिकी पत्रकार, गांधी जी के जीवनकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टिके थे। मिलर की बात करेंगे, कहाँ पे था मिलर की बात करेंगे, सबनी आज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, मिलर। अब फिशर की बात करेंगे, फिशर कहाँ पे थे, फिशर तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ कौन थे, फिशर थे, जो कि अमेरिकी पत्रकार था। मिलर जो था कहाँ पे था, 1930 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबनी आज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना वाला को, धरसना जो मिल पे जो इन लोगों ने मतलब धरना प्रदर्शन कर रही थी, सरोजिनी नायडू वगैरह जो थी, उसको मतलब मिलर ही ने कवर किया था, ठीक है। आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सब था ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, वो जहां इन्होंने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया जापानियों के द्वारा। एक्चुअली में क्या था, जापानी के खिलाफ ब्रिटिश सेना जो था सिंगापुर में लड़ रही थी। हालांकि ब्रिटिश सेना जीतने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश और मतलब जापानियों के बीच एक संधि हो जाती है। उस संधि के तहत ब्रिटिश सेना को वहां पे आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जिस संधि में आप देखोगे तो उसमें ज्यादातर लोग जो थे भारतीय ही थे। सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान, तो उसके बाद बंदी बन जाते हैं। तो अब देखोगे जो युद्ध बंदी को रखने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा एक खर्च चाहिए, ठीक है, युद्ध बंदी किसी यूज में ना है, इसीलिए ब्रिटिश सिंगापुर वालों ने
सिंगापुर में जो ये युद्ध बंदी जो बने थे जापानी सेना के, तो जापानियों ने मतलब बहुत दिमाग लगाया तो क्यों ना इस सेना का प्रयोग, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ ही किया जाए, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह को बोला गया आप इन सबका नेता बन जाइए, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह में उतनी काबिलियत नहीं थी। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर का नेता इनको दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस यही ब्रिटिश ये जो जापानी बंदी को मिलाकर उन्होंने मतलब क्या किया, जापानी सेना में जापानी में ब्रिटिश बंदी को मिला के इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आप देखोगे से एक मतलब क्या किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया जिसका सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया किसे, ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस जी को। सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कैसे, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और रंगून का इसका मुख्यालय बनाया, ठीक है। यहाँ पे सिंगापुर जो थे इस सरकार को समर्थन कौन करेगा, तो इस सरकार का वही समर्थन कर जो कि ब्रिटिश के विरोधी रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत चला रहा, जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, जापान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था, इन सभी लोगों ने समर्थन कर दिया, ठीक है। सर हम भारत की अस्थायी सरकार इनको ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद और किस किस राज्यों ने और किस किस देशों ने भी समर्थन दिया था, जैसे चाइना ने भी, मतलब चाइना का मतलब कुछ हिस्सा पे जहाँ पे जापान का कब्जा था उन्हें समर्थन दे दिया। इंडो चाइना का कुछ हिस्सा जहाँ पे जापान का उपनिवेश था उन देशों से इनको समर्थन दिया गया, ठीक है। अस्थायी सरकार का समर्थन किया गया इनके द्वारा। इन्होंने 1 लाख का नोट भी छापा था, ठीक है, 1 लाख का नोट भी छापा था। इस सरकार का प्रेसिडेंट, इस सरकार का आर्मी इन चीफ, इन सरकार का सब कुछ जो थे सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे एक महिला रेजिमेंट को रखा था जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, ठीक है। एक सुभाष ब्रिगेडियर भी बनाया गया था, एक गांधी ब्रिगेडियर भी बनाया गया था। सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का जो नेतृत्व जो कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि मतलब प्रेम सहगल भी थे, प्रेम सहगल भी थे, सेना में थे, दोनों का विवाह हुआ था, दोनों प्रेम करते थे आपस में, तो दोनों का विवाह हो गया था, प्रेम सहगल और लक्ष्मी सहगल, ठीक है। वही प्रेम सहगल जो कि जब आजादी के बाद इनके ऊपर, ठीक है, लाल किला में मुकदमा चलाया गया था प्रेम सहगल के ऊपर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वही लक्ष्मी सहगल है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2007 में, ठीक है, 2007 में इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्या नाम है, 2007 में नहीं, ठीक है, 2002 में, क्या नाम है इनका, एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ। एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव लड़ती है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ती है लक्ष्मी सहगल जी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो कि रानी झांसी रेजिमेंट में स्त्री सैनिकों का नेतृत्व करती है। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस द्वीप का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक द्वीप का नाम और भी था, रॉस द्वीप, ठीक है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। क्या अंडमान निकोबार में है सर? आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थे ना सर? गांधी सुभाष रानी, गांधी सुभाष, सॉरी गांधी ब्रिगेडियर, सुभाष ब्रिगेडियर नेहरू और नेहरू ब्रिगेडियर, ठीक है। एक आपका ये होगा क्या नेहरू। नाम है, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, हाँ नेहरू, तीनों के नाम पे था। वो तो महिलाओं अप्रैल के लिए 1944 में, हाँ, रानी लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट महिलाओं के लिए था जिसकी नेतृत्व कौन कर रही थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी, ठीक है। अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आजाद हिंद फौज आईएनए के द्वारा सर्वप्रथम मोइरंगा नगर, ठीक है, मोइरांग नगर में, ठीक है, वर्तमान मणिपुर में अपना झंडा फहराया गया, ठीक है। ये मणिपुर तक ये लोग आ चुके थे, लेकिन बीच में क्या होती है, तो बीच में क्या होता है, जापान के ऊपर क्या होता है, फैटमैन और लिटिल बॉय से क्या होता है, अमरीकियों के द्वारा हमला किया जाता है। उसके बाद जापान जो था, ठीक है, जापान जो था सुभाष चंद्र बोस जी को या फिर आजाद हिंद फौज को अपना सपोर्ट नहीं दे पाता है, ठीक है, हथियार से अभी किसी भी चीज से। इस वजह से मतलब क्या होता है, तो इस वजह से ये चीजें मतलब आगे नहीं चल पाती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बिना सपोर्ट का कैसे काम चलेगी, क्योंकि बारिश का महीना था, जंगल वाला इलाका था और काफी पानी भी लगा हुआ था मणिपुर के इलाके में। ये लोग मतलब असहाय हो जाते हैं यार। इसी के बाद आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है, प्लेन दुर्घटना का भी खबर मिलती है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष को नाजी में, ठीक है, नाजी जर्मनी फ्री इंडियन लीजन लीग की स्थापना की थी, ठीक है, फ्री इंडियन लीजन नाम की स्थापना। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है, नेता की उपाधि तो दी थी, लेकिन फ्री इंडियन लीजन वालों लोगों ने इस उपाधि को पॉपुलर किया था, ठीक है, पॉपुलर इन्होंने ही किया था, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे, तो यहाँ पे जर्मनी के नाजी के द्वारा मतलब जो बंद जो किए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बंदी बनाए गए जो लोग जो थे, जो ब्रिटिश भारतीय आर्मी थे, उनको मिलकर फ्री इंडियन लीजन बनाया गया था। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात सरकार पे इन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। बचाव वकीलों के फैसले में बहुत सारे वकील थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे, भूलाभाई देसाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो ये आजाद हिंद फौज के जो सिपाही पे जो मुकदमा जो चलाया गया, इसमें वकील में तेज बहादुर सुप्रू थे, काडूटू थे, आसफ अली थे, ठीक है, नेहरू जी भी थे, ठीक है, सबके सब थे। लेकिन मतलब इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, भूलाभाई देसाई कर रहे थे।
सरकार ने लाल किले में चले संक्षिप्त मुकदमे के तहत आजाद हिंद फौज के सिपाही, जिसमें गुरु बख्श ढिल्लो साहब थे, प्रेम कुमार सहगल थे, शाहनवाज खान थे, फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, लेकिन इसी के क्रम में आप देखो तो विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सरकार के खिलाफ जनमानस का विद्रोह हो जाता है। निर्णय के विरुद्ध व्यापक जन विरोध के कारण विवश होकर वायसराय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इन कैदियों की माफी दे दी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय हो जाएंगे। उसके बाद बेबल योजना आता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे नौसेना का विद्रोह होता है। ठीक है, नौसेना का विद्रोह होता है। उसके बाद बात करेंगे तो किसका होता है, ठीक है, वायुसेना का भी विद्रोह हो जाता है। एक विद्रोह बॉम्बे में शुरू होता है तो एक विद्रोह लाहौर में शुरू होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेबल योजना आता है, बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। 1945 में आता है। क्या होता है, 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख बातें थी। क्या थी इसमें प्रमुख बातें थे, ध्यान में रखेंगे। तो केंद्र ने एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना था, जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त 6 सदस्य भारतीय होंगे। वायसराय को छोड़कर और कमांडर इन चीफ के छोड़ के जितने भी सदस्य जो होंगे सारे के सारे भारतीय होंगे। ठीक है, परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। इस कार्यकारी परिषद के तभी तक शासन कार्य का संचालन करना था जब तक नए संविधान की आम सहमति न बन जाए। ठीक है, बेबल द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन असफल रहा। रीजन क्या था, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अबुल कलाम आजाद जी को चुना गया, लेकिन ये मुसलमान थे। अब मुस्लिम लीग मुसलमान को अपना बकौती समझती थी, तो इस बात पे मुद्दा नहीं बन पाया। मतलब कांग्रेस ने अपना, ठीक है, कांग्रेस ने अपना, ठीक है, एक मुस्लिम को प्रतिनिधि का अध्यक्ष के तौर पे कैसे नियुक्त कर दिया। ठीक है, आजाद ने हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना शामिल हुए। ठीक है, दोनों का बीच में मतभेद होता है, क्योंकि उनका मानना था से कांग्रेस जो है से क्या एक हिंदुओं की पार्टी है, उसका अध्यक्ष क्या है मुस्लिम नहीं हो सकता है। इस बात में मतलब विवाद गहरा जाता है। सम्मेलन में जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सम्मुख, ठीक है, मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था सम्मेलन की असफलता का कारण नहीं बना। ठीक है, शिमला समझौता की बात करेंगे। यहाँ पे गांधी जी शिमला शहर में थे, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, गांधी जी इस दौरान शिमला में तो थे, लेकिन इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे 1945 का देश में चुनाव होता है। एक बार 1937 में चुनाव होता है, फिर दोबारा से चुनाव कब होगा, 1945 में चुनाव होगा। यही चुनाव के द्वारा जो लोग जो चुने हुए जाएंगे ना, यही संविधान सभा का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। यही जो 1945 जो देश में जो चुनाव होता है, यही सदस्य जो जाएंगे देश के विधानसभाओं से कहाँ चुनकर जाएंगे, तो ध्यान में रखिए कहाँ चुनकर जाएंगे, तो यही मतलब संविधान सभा में चुनकर जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस ने केंद्रीय परिषद में आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की। प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, ओडिशा, असम और मध्य प्रांत में अपनी सरकार बना दी। ठीक है, ये उसी समय का जैसा भी था, लेकिन इसमें असम में भी सरकार बनाई थी। हालांकि असम में उस समय भी सरकार बनाया गया था, लेकिन बाद में बनाया गया था। 11 में से 8 में वहां पे सरकार बना था। यहाँ पे असम में शुरू में भी सरकार बन जाती है। ठीक है, जबकि मुस्लिम को केवल बंगाल एवं सिंध में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम खींच जाती है तो भाई साहब हमारा सरकार तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे बहुमत की सरकार बनेगी तो इनका कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हिंदुओं की बहुमत बहुत ज्यादा है। तब मुस्लिम लीग की केवल सरकार सिंध एवं बंगाल में बनती है। ठीक है, पंजाब में खिज हयात खान के नेतृत्व में, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, ध्यान रखें किसकी सरकार बनती है पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। 1937 वाले इलेक्शन में यूनियनिस्ट पार्टी और इसमें कौन शामिल था, मुस्लिम लीग शामिल होकर मतलब क्या करता है, पंजाब में सरकार बना रहा था। क्योंकि बंगाल में सरकार बनाने के समय कौन शामिल था, तो कृषक प्रजा पार्टी और मतलब क्या मुस्लिम लीग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेता है। इसका नेता जो बनता है सोहरावर्दी, क्या नाम था, सोहरावर्दी जिसका नेता बनता है, जो कि आगे चल के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बनेगा सोहरावर्दी। ठीक है, ध्यान में रखिए। और ये जो बंगाल का जो बन जाता है ना सोहरावर्दी, ये बंगाल में मतलब मुसलमानों को इतना सपोर्ट करता है तो बंगाल में राइट डायरेक्ट एक्शन की जब घोषणा होगी तो बंगाल में गजब का राट होता है, बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम राइट सबसे पहले बंगाल में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आप चलेंगे नौसेना का विद्रोह की बात करें 1946 में 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी, जहाज का नाम याद रखिएगा। ठीक है, HMIMS तलवार। ठीक है, तलवार पे 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया, क्योंकि इनका कहना था ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में इनको बहुत कम सैलरी, भेदभाव किया जाता, खराब भोजन दिया जाता, इसलिए मतलब 1100 नाविकों ने मतलब क्या किया, विरोध कर दिया। जहाज का नाम कहा था, बॉम्बे में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कहां पे हुआ था नौसेना का विद्रोह, HMIA तलवार याद रखिए ना, तलवार। ठीक है, ये भी याद रखना था, HM, ठीक है, IS। ठीक है,
विरोध किया गया, विद्रोह कर दिया गया। इस सैनिकों ने बीसी दत्त नामक नाविक को, जिसे जहाज का दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो छोड़ने की मांग कर रही थी। ठीक है, बीसी दत्त, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाविक था, जहाज के दीवार पर क्विट इंडिया लिख दिया था। ठीक है, क्विट इंडिया लिख दिया था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बीसी दत्त को। इसी के खिलाफ, इनको छोड़ने के खिलाफ, इनको छोड़ने के लिए मतलब ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, देखिए ये फैक्ट नहीं दिया, बीसी दत्त वाला फैक्ट ये नहीं दिया है किताब में। ठीक है, तो इस सब तरह का फैक्ट आपको एक दो इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसलिए हमने सोचा चलो एक बार आप लोग को खत्म करवा ही देता हूँ ये किताब। ठीक है, सरकार ने दंडात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार किया। आप बोलेंगे मुसलमान जो थे जिन्ना के कहने पे तैयार हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि वल्लभ भाई पटेल के कहने पे हिंदू जो थे तैयार हो गए। अतः 23 फरवरी 1946 को अवशासन के बाद इनका दमन नहीं किया जाएगा। इन विद्रोही नाविकों ने सरकार के समक्ष मतलब क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जहाज के नाम याद रखिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लिखा था वो याद रखिए। अप्रोक्स 1100 सैनिक थे, बॉम्बे से शुरू हुआ रॉयल इंडिया नेवी का विद्रोह, ध्यान में रखेंगे। रॉयल क्या, ब्रिटिश हर कुछ में अपना रॉयल लगा देते हैं। ठीक है, कुछ भी का भी गठन करेंगे रॉयल रॉयल रॉयल, बहुत पसंद था इनको रॉयल। ठीक है, अब क्या होगा, कैबिनेट मिशन आ जाएगा। एक इसका भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो नेवी का होगा ना, एयरफोर्स का भी विद्रोह हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था कुछ ही दिन के बाद। कितने तारीख को हुआ था ना, 18 को हुआ था ना, और सर 20 को होगा, 2 दिन का अंतर है आई थिंक। हाँ, 2 दिन के बाद होता है। ठीक है, लाहौर वाला में होता है। ठीक है, एयरफोर्स का विद्रोह होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात करें 1946 में 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं ने भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में बातचीत करने के लिए अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, इसमें कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स थे, और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ध्यान, स्टेटफोर्ड क्रिप्स मिशन के जो हेड थे वो भी इसमें थे। ठीक है, अगर पूछेगा क्रिप्स मिशन का हेड स्टेटफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य क्या था, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी जाएगी। अब प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ था देश में, 45 में। 1945 में। गलती से भी इसमें 1937 मार कर मत आइएगा, 1937 में भी चुनाव हुई थी, लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य जो चुने गए थे 1945 के इलेक्शन से, इसको डबल फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई आदमी बोलता है ना तो भाई साहब संविधान सभा का डिमांड, तो कोई भी लोग आके संविधान बना दे रहा था, नहीं तो इसको काउंटर करने के लिए डबल फिल्टर थ्योरी को बता सकते हैं। डबल फिल्टर क्या था, जैसे लोगों ने चुनकर, माइक बंद कीजिए, लोगों ने चुनकर प्रांतीय विधानसभा में सबसे पहले क्या भेजा, सदस्यों को भेजा। अब प्रांतीय विधानसभा ने चुनकर मतलब अपने सदस्यों को भेजा। मान लीजिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सिंपल सा काम करो, हाथ से मतलब कंकर को चुन लेते हो। ठीक है, चावल तो आपका साफ हो गया। हाँ, उसके बाद फिर उसको चलनी से चाल लेते हो, तो क्या चावल पहले के कंपेयर में और तो अच्छा हो जाएगा ना। संविधान सभा में लोगों को डायरेक्ट चुन के बोला जाता है, जो को बोलते थे सार्वभौमिक मताधिकार, जिनके समर्थक जो थे नेहरू थे, लेकिन उस समय के जो वायसराय जो थे उन्होंने बोला से भाई साहब अभी हम नहीं करवा सकते। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला से हमारे लिए अभी इतना बड़ा चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए बोला जो प्रांतीय विधानसभा जो 1945 में चुनाव हुआ तो वहीं से सदस्यों को चुन लिया जाता। लेकिन वो भी सदस्य तो मनोनीत तो नहीं थे, वो भी सदस्य मतलब जनता के द्वारा ही चुने गए थे। 1945 में जो इलेक्शन हुआ जनता के द्वारा चुने गए ना। फिर प्रांतीय विधानसभा, मान लीजिए किसी प्रांतीय विधानसभा 100 सदस्य है और उसमें से 2 सदस्यों को अगर चुनकर अगर भेजा जा रहा, तो सोचिए उस सदस्य कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कहा जाता है जिस समय संविधान हमारा देश के बना उस समय 2 व्यक्ति को छोड़ दे, जिन्ना और गांधी को छोड़ दे, तो देश के जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे सबके सब मतलब क्या थे, संविधान में उपस्थित थे। ठीक है, गांधी और जिन्ना नहीं था। इसी को डबल फिल्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, 2 बार फिल्टर किया गया संविधान में रखने से पहले। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान का मांग को अस्वीकार करता, लेकिन कांग्रेस कैबिनेट मिशन की मांग को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए। इसमें ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस की ने जीत हासिल की। 296 सीटों के लिए चुनाव होता है, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटों पे मतलब क्या की, जीत हासिल की। चुनाव के पश्चात वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना की कांग्रेस एवं लीग के सामने प्रस्ताव लगा, लेकिन इसमें अंतरिम सरकार में कांग्रेस शामिल होती, लीग शामिल नहीं होते, लीग बाद में शामिल होगी। ठीक है, कितने सदस्य बनाया गया, 14 सदस्य बनाया गया, जिसमें बात रखा गया था 9 को सदस्य कांग्रेस से आएगा, 5 को सदस्य लीग से आएगा, लेकिन लीग बोला ना हम तो नहीं शामिल हो रहा है। तो इस तरीके से देखोगे अंतिम सरकार में इस प्रस्ताव के तहत कांग्रेस के 14 सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिसमें से 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया जाना था। ठीक है, तय हुआ कि 5 मुस्लिम लीग के लिए तथा 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रतिनिधित्व नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 सदस्य मुस्लिम लीग को दिया गया, बाकी 9 को सदस्य कांग्रेस से ही शामिल थे। ठीक है, बाद में जो 5 जो थे मुस्लिम लीग से, तो मुस्लिम लीग तो अभी शामिल होगा नहीं, मुस्लिम लीग बाद में शामिल होगा। मुस्लिम लीग ने वायसराय के इस प्रस्ताव को नामंजूर करके पाकिस्तान की मर्ज को
मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बना। इसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे जैसा ही जिन्ना ने मनाने की घोषणा की, मतलब उसने भाषण दिया, एक ऐसा भाषण, इतना खराब और इतना बेहुदा भाषण था, क्या ही बताए। भाषण के तुरंत, भाषण चल रहा था, ठीक है, और बंगाल में सोहरावर्दी की सरकार ने विभत्स सांप्रदायिक दंगे जो थे वह मतलब शुरू हो गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। बंगाल में सबसे पहले दंगा शुरू हो, जब बंगाल में दंगा शुरू होता है तो फिर पंजाब में भी दंगा शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ मतलब क्या की शपथ ली। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतिम सरकार बना, ठीक है। 26 अक्टूबर को 15 दिनों के बाद मुस्लिम लीग भी मतलब क्या होती है, सरकार, सॉरी 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार बनता है, ठीक है। उसके बाद 26 अक्टूबर को मतलब क्या होती है, मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल होती है। किंतु मुस्लिम लीग सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाना था तथा पाकिस्तान की मांग की कड़ाई को आगे बढ़ाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतिम सरकार के द्वारा चीजें पहुंचेगी। तब मुस्लिम लीग ने सोचा से मुझे तो सरकार में परमानेंट तो रहना नहीं है, लेकिन हमको जो मांग, जो मेरा जो डिमांड जो मेरा है, ठीक है, जो पाकिस्तान का जो डिमांड है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार के कार्य का मतलब कामे काज में क्या पहुंचाएंगे, बाधा पहुंचाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर को शामिल होती है सरकार में। ध्यान रखिएगा, सरकार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, ये अंतरिम सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम मंत्रिमंडल बहुत आगे तक काम करेगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, 9 तारीख को नहीं थे, 11 को आ जाते हैं, ठीक है, जिनका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों के सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक कमजोर हो गई थी। ब्रिटिश सरकार जस्ट दिवालिया हो चुकी थी, द्वितीय विश्व में उनकी स्थिति बहुत ही पास्ता हो चुकी थी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, तो ये देना था 1948 में आजादी देना था, लेकिन आनंद फानंद में अगस्त 1947 में आजादी देके मतलब क्या करते हैं, निकल लेते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था से अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो यहाँ से हमको मेरी जो भी बची कुछ प्रतिष्ठा है ये लोग हमको मार के निकालेंगे, ठीक है। अब उनकी स्थिति भी बहुत अधिक खराब हो गई थी। अब भारत में बहुत अधिक मैन पावर को भी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने 48 को डेट चुना गया था, उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही मतलब सत्ता को हस्तांतरण कर देते, 6 महीने के अंदर में निकल जाते हैं, ठीक है। 20 फरवरी को घोषणा किया और 6 महीने के बाद अगस्त में मतलब मिल जाता है आजादी। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना आता है, इसको 3 जून योजना कहते हैं, 3 जून प्लान कहते हैं, डिकी बट योजना कहते हैं, बाल्कन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। बाल्कन प्लान कहते हैं, 3 जून योजना कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहते हैं और डिकी बट योजना कहते हैं, ठीक है। चारों नाम जाना जाता है इनको, ठीक है। माउंटबेटन प्लान, 3 जून, डिकी बट, बाल्कन, ठीक है। बाल्कन का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान भारत को जो बंटवारा किया गया उसको छोटे प्रदेश में काटा गया, इसलिए इसको बाल्कन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको बाल्कन योजना के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का बाल्कनीकरण, ठीक है, वैसे यूरोप के कंसेप्ट में बाल्कनीकरण का प्रयोग होता है, ठीक है। बाल्कनीकरण जो केमिस्ट्री में चले बाल्कनाइज होता है, ठीक है। 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आया। 3 जून को माउंटबेटन भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक, ठीक है, योजना प्रस्तुत की, इसे माउंटबेटन योजना था, 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चय किया गया। ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये दिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, दिन माउंटबेटन के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जापानियों के साथ लड़ते हुए जापानी सैनिकों बहुत बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध में माउंटबेटन ने आत्मसमर्पण करवाया था 15 अगस्त के दिन ही, इसी के इसलिए नेहरू को बोला ये दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन को हम इतिहास में बनाए रखना हुआ चाहते हैं, इसलिए भारत को इसी दिन मतलब क्या किया जाएगा, सत्ता दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई जो कि कब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट गया, ठीक है, समझ गए। ये सारी संक्षेप में कहानी थी भारत की बंटने की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन की बात करेंगे तो माउंटबेटन भारत के गवर्नर बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का गवर्नर जिन्ना बना, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, विदेशी मामले किनके अधीन रखा गया, तो नेहरू जी के अधीन रखा गया, जो कि पाकिस्तान में लियाकत अली खान की सरकार बनी। हालांकि लियाकत अली खान की बाद में हत्या भी कर दी जाती है, इधर गांधी का हत्या हुआ और उधर मतलब लियाकत अली खान की भी हत्या हो जाती है, ठीक है। भारत अभी तक डोमिनियन स्टेट ही रहेगा, अधिराज्य रहेगा, भारत अभी तक पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ। 1947 में भारत को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा दिया गया, स्वतंत्र के रूप में डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। हालांकि बोला गया था आप किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव कर सकते हो, यदि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है या फिर उसमें बदलाव करना 1935 वाला एक्ट में आप कर सकते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन भारत अभी तक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य के तौर पर ही काम करेगा, ठीक है। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश कब बन जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होगा, एंड वी आर नाउ रिपब्लिक, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
भारत के पास तीन सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या से भाई साहब देश में 500 प्लस देसी रियासत है, इसको मिलाना है। दूसरी समस्या से देश में सांप्रदायिक दंगा को कम करना है। तीसरी समस्या से भारत पाकिस्तान में लोगों को मतलब किस तरीके से मतलब उनको स्मूथली मतलब इधर से उधर करना है। चौथा समस्या था देश में एक उत्तरदायी सरकार, क्योंकि लोगों के मन में डर यही भी था कांग्रेस के पास इतना बहुमत है कि कांग्रेस मतलब क्या क्या बोलते हैं एक तो क्या बोलते हैं तानाशाही सरकार तो नहीं बना लो, तो देश में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया। और एक मेन प्रॉब्लम था कि देश में इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम से निपटेगा कांग्रेस देशी रियासतों की स्थिति। इसमें तीन व्यक्ति की प्रमुख भूमिका होगी। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। दूसरा व्यक्ति बीपी मेमन जो कि इनके निजी सचिव भी थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा व्यक्ति की बात करेंगे तो तीसरा व्यक्ति जो थे क्या नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी भी प्रमुख भूमिका थी। बीपी मेमन का नाम लोग भूल जाते हैं, इनको अनसंग हीरो कहा जाता है, ठीक है, मतलब इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, इनके लिए अनसंग हीरो के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। भारत विभाजन की योजना 3 जून की योजना में रियासतों को एक छूट दी गई। उसके बाद तीन तरह का छूट है, एक तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, एक तो भारत में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र रहे, ठीक है। अब इन तीनों छूट में से तीसरा छूट जो था इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला, तो स्वतंत्र रहने वाला, ठीक है, क्योंकि अब भारत में नहीं कहते दो दांतों के बीच में, ठीक है, जिब्हा बहुत मुश्किल से सुरक्षित रह पाता, वही वाला कंडीशन इनके पास था। लेकिन हालांकि इनको तीन ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन क्या था, या तो स्वतंत्र रहो, भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है। सारा जो था, ठीक है, 500 प्लस था, उसमें तीन के साथ भारत को दिक्कत होता है। उस तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, किंतु वहां का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि वहां का नवाब जो था मुस्लिम था, लेकिन जनता वहां का ज्यादातर हिंदू थी, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पर था जूनागढ़ को लेकर, नवाब वहां पे मुस्लिम और जनता जो था क्या था वहां पे हिंदू था। इसीलिए कि जनता जो था वहां पे विद्रोह कर देती है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जन्म संग्रह करवाना पड़ा, ठीक है। भारतीय सैनिकों ने, ठीक है, भारतीय सैनिकों ने राज्य पर कब्जा करके जन्म संग्रह फरवरी 1948 में कराया। भारत के पक्ष में जन्म संग्रह गया, मतलब लोगों ने भारत के मतलब पक्ष में शामिल होने की इच्छा जताई। और इसी के फलस्वरूप जूनागढ़ रियासत को मतलब भारत का अंग बना दिया गया, ठीक है। तीसरा कार्य हैदराबाद के साथ था। हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रूप से शासन करने का इच्छुक है, ये बोला हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम भारत में जा रहे हैं, तो भारत सॉरी कहीं भी नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र जाएंगे। अभी मान लीजिए किसी यहाँ पे मतलब कुछ लोग नहीं होते, तो हैदराबाद जाने के लिए हमें भी क्या लगता वीजा लेना पड़ता। लेकिन तेलंगाना क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह के देखते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, 1948 में इसे भारत का अंग बना लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हैदराबाद का जो वहां का जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत जो कर रहा था वहां का वजीर कर रहा था, ठीक है। और वजीर कौन था, वजीर जो आप देखेंगे इसके दादाजी थे, क्या नाम था इनके, तो पाकिस्तान में आगे चल के प्रधानमंत्री हुआ था बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो, वही कोई भुट्टो ही था, यहाँ का मतलब वजीर था, वही मतलब निजाम को भड़का रहा था, ठीक है। शाहनवाज भुट्टो, क्या नाम है उसका, शाहनवाज भुट्टो, ठीक है। अभी जो वहां पे देखते हैं ना, कौन है ना, बिलावल भुट्टो की कौन है ना, उसके परनाना थे वो, ठीक है। चलिए आप चलेंगे कश्मीर में जनता, यहाँ पे तीसरा कंडीशन था, कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक लेकिन शासक वहां का हिंदू। वैसे कंडीशन में कश्मीर ने भी बोला हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन कश्मीर के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, कश्मीर के साथ दिक्कत है इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती थी। अब भारत का आखिरी हिस्सा पड़ता था, बहुत ही मतलब बढ़िया लोकेशन पे था, मतलब चीन के साथ मतलब इसकी भी सीमा लगती थी। इन सबको देखते हुए महाराजा ने बोला भाई साहब हम जो है से हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे हमको क्या करना है। किंतु वहां का तत्कालीन महाराजा भी निर्णय की स्थिति में थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने क्षेत्र पर आक्रमण करके पाकिस्तान में शामिल करना चाहा, किंतु कश्मीर के महाराजा ने भारत से संधि की और बाद में जाके भारत ने वहां पे सैनिक कार्रवाई किया, पाकिस्तानी को भगा दिया। इस तरीके से मतलब विलय पत्र पे, ठीक है, अगर पूछेगा कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना, तो विलय पत्र पे साइन करके, ठीक है। ये कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हैदराबाद पुलिस कार्रवाई करवाया, ठीक है। भारतीय सेना नहीं लिखेंगे, ठीक है, भारतीय सेना लिखना गलत होगा, कि भारत ने कभी भी भारतीय सेना की कार्रवाई कहीं पे नहीं माना, ठीक है। पुलिस कार्रवाई, ठीक है, हमेशा भारत पुलिस कार्रवाई, क्योंकि विदेशी टेरिटरी पे अब सेना को भेजना ये बहुत बड़ा चीज होती है, ठीक है। लेकिन कभी मेंस वगैरह में लिखेंगे तो भारतीय सेना नहीं लिखेंगे, पुलिस कार्रवाई लिखेंगे, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। सब जगह पे पुलिस कार्रवाई होगा, ठीक है। गोवा वाला में भी पुलिस कार्रवाई भारत देता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे चीजों के बाद मतलब कश्मीर को भी भारत का मतलब क्या बनाएगा, विलय पत्र के माध्यम से भारत का मतलब क्या बनाएगा, हिस्सा बनाएगा, ठीक है। और हैदराबाद को भी मतलब पुलिस कार्रवाई के द्वारा मतलब भारतीय संघ में हिस्सा बनाएगा। सब मिशन पोलो स्टार शुरू, क्या बोलता है, पोलो स्टार था कि क्या था, ठीक है, पोलो, क्योंकि वहां पे उस समय क्या था, पोलो की मैदान बहुत ज्यादा थे, इसलिए मिशन को पोलो स्टार का नाम दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से भारतीय संघ में मतलब हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़ और मतलब क्या एक तीसरा कश्मीर जो था शामिल हुआ। ये सारी कहानी थी कश्मीर के बारे में, तो हम लोगों ने
पहले पर आप सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि भाई साहब जब इतना बड़ा देश बन गया, सब कुछ चलिए ओके चल रहा है, अब संविधान का निर्माण कैसे करवाया जाए। ठीक है, तो संविधान निर्माणों के क्रम में जो सबसे पहला जो चीजें निकल कर आती है वो आपका क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो बोलोगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कल से इसको करते हैं। यहाँ के संवैधानिक विकास हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इतिहास में भी पढ़ना, पॉलिटी में भी पढ़ना है। ठीक है, तो बोलेंगे कल कल कर करते हैं, नहीं लीजिएगा तो कल दोपहर में बोलेंगे, तो दोपहर में अगर समय मिला तो करवा दूंगा। ठीक है, कल कर हालांकि लीजिए। आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। तो इससे संबंधित कोई डाउट है तो पूछिए। अभी जो जितना भी चीजें आपने पढ़ा इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।